Hello everyone, very good morning and today we'll start with 10th standard economics, first chapter which is called development. आज हम लोग डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। आप कुछ नया सीखेंगे और डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट यही होता है, डेवलपमेंट इज नथिंग बट टू ग्रो। अगर आज आपकी हाइट इतनी है, वाइट कलर ही था, लर्निंग इज ऑल्सो डेवलपमेंट। अगर आपकी हाइट इतनी है और आपकी हाइट 2 साल के बाद बढ़ गई तो ये डेवलपमेंट है। एनीथिंग इज डेवलपमेंट। बट आज हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स में समझेंगे डेवलपमेंट क्या होता है। 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का क्विक रिवाइज, वन शॉट। यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स। सारी इंपॉर्टेंट चीजें फर्स्ट चैप्टर की विल बी डूइंग इन दिस वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून। एक बार अच्छे से देखते हैं हम लोग क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, डेवलपमेंट के टाइप्स, राइट, indicators of development, different levels of development across countries, okay, public facilities and their importance, and last में पढ़ेंगे हम लोग sustainable development, the future of progress, right? तो ये important topics, ये कुछ topics है जो हम लोग cover करने वाले हैं इस वीडियो में, right? So let's directly start with the definition of development. What is development? Development is a multi-dimensional प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जिसमें हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस आता है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आती है। यानी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है, आपका सोशल स्टेटस बढ़ रहा है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, सस्टेनेबल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बनी रह रही है। ऐसे सिचुएशन को, ऐसे डायस्पोरा को हम लोग डेवलपमेंट डिफाइन करते हैं। यानी कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़ रही है, इकोनॉमी के साथ साथ सोशल स्टेटस बढ़ रहा है, लाइक लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रही है और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, सस्टेनेबल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें आती है डेवलपमेंट में। इसके अलावा अगर आपको एक सिंपल डेफिनेशन याद रखना है, सिंपली समझना है, तो डेवलपमेंट का मतलब सिंपल ही होता है शिफ्ट ऑफ अ सोसाइटी फ्रॉम अ स्टेट ऑफ स्टेग्नेशन या अंडर डेवलपमेंट, या shift of a society from a state of underdevelopment or stagnation to one where there are improvements in education, healthcare, employment, opportunities and overall well-being। यानी एक ऐसी सोसाइटी जो अंडर डेवलप्ड है या फिर स्टेगनेंट है, रुकी हुई है, उसको डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है, हमें हर चीज में इम्प्रूवमेंट करना है, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, अपॉर्चुनिटीज हो, ओवरऑल बीइंग हो। यही मतलब है कि अगर हम लोग इकोनॉमी बढ़ाएंगे, सोशल स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होगा तो ये सारी चीजें होगी। एजुकेशन बढ़ेगा, हेल्थ केयर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, ओवरऑल वेलबींग, लोगों का एक लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। डेवलपमेंट के टाइप्स में सीधा जाते हैं। 3 टाइप है डेवलपमेंट के मेन इंपॉर्टेंट। एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, कंट्री की भी, इंडिविजुअल की भी। ऐसा नहीं कि खाली आप कंट्री की इकोनॉमी बढ़ा दो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, दैट्स नॉट ओनली वन थिंग, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट जरूरी है। कुछ कुछ ऐसी कंट्री है जिनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा है लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट कुछ नहीं है, राइट? सो ह्यूमन डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल चाइना, चाइना इज इकोनॉमिकली वेरी एडवांस्ड लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ कंट्री लाइक स्वीडन, नॉर्वे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, पर जितना चाहिए उतना है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट पीक पे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक के लोग हमेशा compete करते हैं, राइट? एंड थर्ड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब आपको डेवलपमेंट करना है बट एनवायरमेंट प्रोटेक्ट रहना चाहिए। नहीं तो क्या मतलब, आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए, आपके पास बहुत सारी गाड़ी होगी बट बाहर लेके निकल रहे हो आप और हवा खराब है,
AQI आपका 700 के ऊपर हो चुका है, आप सांस नहीं ले पा रहे अच्छे से, तो उस मनी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? बीमार हुए जा रहे हो, पानी साफ नहीं आ रहा है, हवा साफ नहीं है, हर जगह नॉइस ही नॉइस है। सो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक डेवलपमेंट का वैल्यू नहीं है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। लेट्स मूव अहेड तुरंत क्विक। डेवलपमेंटल गोल्स क्या है? मैं एक बात आपको बता देता हूँ, डेवलपमेंटल गोल सबके लिए अलग होते हैं। सबके लिए डेवलपमेंटल गोल अलग होते हैं। सबका एक डेवलपमेंटल गोल होता है। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था, किसी की अगर हाइट इतनी है तो वो सोचता है कि यार मेरी हाइट कम से कम इतनी हो जाए, तो इसका गोल ये है। बट जिसकी हाइट इतनी है वो सोचता है यार इतनी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा भाई। समझ आ रहा है? और जिसकी इतनी हाइट हो जाए वो उसके डेवलपमेंटल गोल अलग होते हैं, यार कि मेरे एब्स बन जाए यहाँ पे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट? जिसके एब्स है उसका डेवलपमेंटल गोल अच्छा और अलग होता है कि यार मेरा ना मेमोरी शार्प हो जाए, मेमोरी, तब कितना अच्छा हो जाएगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ, सबके डेवलपमेंटल गोल अलग होते हैं। कभी कभी किसी एक का डेवलपमेंटल गोल जो होता है वो दूसरे वाले के लिए ऑपोजिट होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग होता है। यानी अगर ये अपना डेवलपमेंटल गोल पूरा कर लेगा तो दूसरे वाले को नुकसान होगा। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल फुल चांस है। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, आई थिंक आगे आएगा ही। तो ये देखो, डेवलपमेंटल गोल भी 3 टाइप के होते हैं। एक है कॉमन, एक है डिफरेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग। कॉमन डेवलपमेंटल गोल, जैसे ये और इसी के हाइट का एक और बंदा अगर हो तो ये दोनों का सेम डेवलपमेंटल गोल है। कॉमन डेवलपमेंटल गोल हम लोगों के सबके होते हैं। हम सबको अच्छा एजुकेशन चाहिए, हम सबको एक अच्छा घर चाहिए, हम सबको सिक्योरिटी चाहिए, हम सबको अच्छा हेल्थ केयर चाहिए, हम सबको अच्छी हवा चाहिए। ये कॉमन डेवलपमेंटल गोल है, वी ऑल वांट इट। इसके अलावा डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल भी होते हैं कि भाई मेरे को तो यार, किसी बच्चे को आपने देखा होगा उसको रिमोट कंट्रोल कार चाहिए होती है, लेकिन किसी और बच्चे को कुछ और चाहिए होता है खेलने का। सबका अलग अलग डेवलपमेंटल गोल भी हो सकता है। समटाइम्स किसी एक का डेवलपमेंटल गोल दूसरे के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। अगर एक को मिलेगा तो दूसरे के लिए वो खतरा है, ऐसा भी हो सकता है। विल सी एक एक करके ये कैसा कैसे हो सकता है। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा कॉमन डेवलपमेंटल गोल, सिक्योरिटी सबको चाहिए, क्लीन एयर सबका हक है, एजुकेशन सबको चाहिए, इक्वालिटी सबको होना चाहिए, फ्रीडम सबको होना चाहिए। ये कॉमन डेवलपमेंटल गोल है, सबको तो ये चाहिए ही। ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं हो सकता कि मेरे एजुकेशन मिलने से किसी और को प्रॉब्लम हो जाए, या मुझे सिक्योरिटी मिलने से किसी और को प्रॉब्लम हो जाए, या मेरा क्लीन एयर, मैं क्लीन एयर ले लूं तो भाई किसी और की सांस फूल रही है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। ये कॉमन डेवलपमेंटल गोल है। आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल कैसे हो सकता है। जैसे कि गोल ऑफ अ स्मॉल फार्मर, एक छोटे फार्मर का गोल क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स अपने यहाँ पे ग्रो करे अपने फार्म में, और क्रॉप फेलियर को रोके। समझ में आ रहा है? उसका यही गोल है कि ट्यूबवेल आ जाए, अच्छा इरिगेशन हो जाए। ऑन द अदर हैंड एक एक डेली वेज वर्कर का क्या गोल है कि उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज वर्क करने को मिले, जितना भी पैसा दे रहे हैं उसको काम ज्यादा मिले। इसका ये गोल नहीं है कि मुझे इरिगेशन फैसिलिटी मिले, ट्यूबवेल बन जाए। इसका यही गोल है कि मुझे यार मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज काम करने को मिले, मिनिमम वेज भी चलेगा मुझे, आई हैव नो प्रॉब्लम। ऑन द अदर हैंड गोल ऑफ एन एम्प्लॉय इन द कंपनी, एक एम्प्लॉय जो कंपनी में काम करता है उसका क्या गोल है कि यार मेरा गोल ये है कि मेरे इस साल अप्रेजल हो जाना चाहिए, मेरा इस साल प्रमोशन हो जाना चाहिए, मैं मेरी पोस्ट थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, ये इसका गोल है। बट वही बिजनेसमैन का क्या गोल है कि और इंडस्ट्री प्लांट्स खोल पाऊं, मैं बिजनेस को बड़ा कर पाऊं। इसका ये नहीं गोल है कि मेरे नंबर ऑफ डेज मिनिमम वेज में बढ़ जाए या फिर मेरा प्रमोशन हो जाए। सबके गोल यहाँ पे अलग अलग हैं, right, depending upon the position on they are, और लाइफ जिस तरीके से वो लाइफ जी रहे। आगे अगर मूव ऑन करें हम लोग, कॉन्फ्लिक्टिंग, मैंने आपसे आप लोग को बताया था कॉन्फ्लिक्टिंग भी डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है, गवर्नमेंट
कहती है कि वी विल बिल्ड अ मल्टीपर्पज डैम दैट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कंट्रोल्स फ्लड एंड विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। एक नदी है, मान लो एक नदी है जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि हम बनाएंगे इसमें भाई डैम। क्या बनाएंगे? डैम, है ना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाएंगे यहाँ पे जो कि इलेक्ट्रिसिटी देगा, फ्लड रोकेगा, राइट, और जॉब्स क्रिएट करेगा। ये एक गोल है गवर्नमेंट का। लेकिन इसी लैंड पे और इसके आसपास की लैंड पे बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं। कौन रहते हैं? ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स की लाइफ यहाँ पे इफेक्ट होगी। उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा, उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अपनी इतने वर्षों की जो विरासत है, जो इनके पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उसे छोड़ के जाना पड़ेगा। अब घर की क्या वैल्यू होती है हमें नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट का जो गोल था वो ट्राइबल्स के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग नजर आया। लाइक इन द केस ऑफ, आपको पता ही होगा सरदार सरोवर डैम के टाइम पे कितना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट किया था। ट्राइबल्स का यही कहना है, पर आप अगर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना, that will destroy our culture, heritage, identity, and more than that, our motherland will be displaced, and it won't be tougher to it would be tougher to get settled लिविंग योर होम, राइट। तो ये सही बात है। एक इनका जो डेवलपमेंटल गोल था वो इनके लिए कॉन्फ्लिक्टिंग था। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंटल गोल। एनी डाउट स्टिल हियर? आई होप इट्स वेरी क्लियर। आगे अब हम लोग देखते हैं इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या इंडिकेटर्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो हम लोग देखेंगे। इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, सबसे पहले इनकम वाइज अगर मैं बता दूं तो तीन चीजें हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जिसे बोलते हैं, बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने। ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनआई, बहुत बार सुना होगा। और पर कैपिटा इनकम। सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनसाइड आवर कंट्री। हमारे कंट्री के अंदर जो टोटल वैल्यू है सारे गुड्स और सर्विसेज की, हमारे कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर आपकी कंट्री का जीडीपी हायर है तो हो सकता है आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। बहुत सारी कंट्री की जीडीपी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, राइट। तो जीडीपी अच्छी चीज है, हाई होनी चाहिए, लेकिन हाई जीडीपी डज नॉट रिप्रेजेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, डज नॉट प्रॉमिस क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट। वो क्यों होगा ये मैं समझाऊंगा आपको। दूसरी चीज याद रखना, जीडीपी जो चीज है, जीडीपी में ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री के अंदर है, विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री। ऑन द अदर हैंड जीएनआई जो होता है, जीएनआई हमको बताता है वही सेम चीज, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक मिनट, हाँ ये बताते हैं हमको अमाउंट अर्नड बाय रेसिडेंट्स। बहुत सारे इंडियन इंडिया में रहते हैं और बहुत सारे इंडियंस बाहर रहते हैं, जिनको हम लोग एनआरआई कहते हैं। वो लोग भी इंडिया की इकोनॉमी में काफी ज्यादा योगदान देते हैं। तो जीएनआई रिफर करता है उनका टोटल इनकम, इंडिया का डोमेस्टिक भी यानी कंट्री के अंदर का भी और कंट्री के बाहर का भी। जीएनआई बेसिकली यही रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट और इनकम, इनकम earned by the residents inside
plus outside the country. Inside plus outside the country. Third is per capita income. Per capita income का सिंपल मतलब होता है पर पर्सन इनकम. अगर एक कंट्री में 100 लोग रह रहे हैं तो उनका एक एक पर्सन का एवरेज इनकम क्या होगा निकालने का बहुत इजी तरीका है. अगर आपको पर कैपिटा इनकम निकालना है तो आपको टोटल जो कंट्री का इनकम है, टोटल इनकम को डिवाइड कर देना है टोटल पॉपुलेशन से. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर एक कंट्री का टोटल इनकम है 100 रुपए और वहां पे रहते हैं 10 लोग, तो 100 को डिवाइड करोगे 10 से तो आपको 10 रुपए पर कैपिटा इनकम निकलेगा, राइट. पर क्या इसका मतलब ये हुआ कि सबके पास 10-10 रुपए है? नहीं. इनकम इक्वालिटी की बात नहीं करता ये. समझ आ रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि एक कंट्री का टोटल इनकम 100 रुपए हो और लोग रह रहे हो 10, ठीक है, लेकिन पर्सन ए के पास 50 रुपए हो, पर्सन बी के पास 30 रुपए हो, पर्सन सी के पास 10 रुपए हो और बाकी 7 लोगों के पास 10 रुपए हो. तो ये 7 लोग तो बहुत ज्यादा गरीब है और ये लोगों की कंडीशन फिर भी बेटर है. तो कंट्री में 3 लोगों के पास देखो, कंट्री का 90% वेल्थ है. 90% ऑफ द वेल्थ कंट्री के 3 लोगों के पास है, ठीक है, और बाकी का 10% वेल्थ 7 लोगों में बटा है. तो ये तो इनकम डिस्पैरिटी हो गई. समझ आ रहा है आपको? पर कैपिटा इनकम बिल्कुल भी इनकम डिस्पैरिटी प्रॉमिस हटाता नहीं है. ये जरूरी नहीं है कि इनकम इनइक्वालिटी ना एग्जिस्ट करती हो पर कैपिटा इनकम में. तो ये 3 चीज है इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम. आई होप इट्स क्लियर टू यू. लेट्स मूव अहेड. द नेक्स्ट थिंग इज अदर इंडिकेटर्स. और भी इंडिकेटर्स है जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. एक्चुअली में हर साल यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है 1990 से. ये स्टार्ट हुआ था इंडिया के ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे अमर्त्य सेन. उन्होंने ये आइडिया दिया था, राइट, यूनाइटेड नेशन को. और यूनाइटेड नेशन तब से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल निकालता है. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है, रैंकिंग होती है हर कंट्री की. बहुत सारी चीजों में वो देखते हैं, खाली इनकम नहीं देखते. वो इनकम देखते हैं, वो देखते हैं कि उस कंट्री में हेल्थ केयर कैसा है, एजुकेशन कैसा है, उस कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है. ये सारी चीजें मेजर करने के बाद हर साल ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट निकालते हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे बेस्ड होता है, राइट. सो HDI बोलते हैं उसे. बेसिकली वो हर एक चीज निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट्स निकालता है ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, इनकम भी, राइट. और ये ओवरऑल लोगों की लाइफ इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है. तो अमेरिका सबसे अमीर कंट्री है, हमने सुना है. US इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. चाइना की कंडीशन बहुत अच्छी इकोनॉमिकली, बट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में वो भी नीचे आते हैं काफी. समझ आ रहा है? क्योंकि खाली पैसा ही सब कुछ नहीं होता. आपके यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, आपके यहाँ पे किस तरीके का लाइफस्टाइल जी रहे हैं लोग. कभी कभी इन इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है लेकिन मैंने आपको बताया डिस्पैरिटी होता है इनकम में. कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है, बाकी लोगों के पास कम पैसे होते हैं. दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, राइट. सेकेंड इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. फर्स्ट थिंग इसमें हम देंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब सिंपल ये होता है, इन्फेंट जो बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे, राइट, जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलता है कि हर साल 1000 में से कितने डेथ्स होते हैं. हर साल बच्चों का मतलब सिंपल ये है कि नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइड पर 1000 इन्फेंट्स पर ईयर. ये बताता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि कितने लोग, 1000 में से कितने लोग मरे, 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मरे हर साल.
वो बता देता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हेल्थ केयर से। अगर आपकी कंट्री का हेल्थ केयर बहुत ही अच्छा है तो इन्फेंट्स नहीं मरेंगे, बच्चे नहीं मरेंगे। बच्चे जो पैदा होते हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। अगर आपका हेल्थ केयर बच्चों को बचा ले रहा है यानी बहुत अच्छा हेल्थ केयर है। इसीलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक अच्छा इंडिकेटर है डेवलपमेंट का। अगर आपकी कंट्री में लो इन्फेंट में मोर्टेलिटी रेट है, इसका मतलब आपकी कंट्री का हेल्थ केयर और लिविंग कंडीशन अच्छे हैं। ओके, नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट की कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ये सिंपल बताता है कि लोग जिनकी एज 15 से ऊपर है, क्या वो कोई भी लैंग्वेज पढ़ लिख पाते हैं, समझ पाते हैं। दे कैन रीड राइट और अंडरस्टैंड एनी ऑफ द लैंग्वेज। इफ यस देन दे आर लिटरेट। अगर आपकी कंट्री में लिटरेसी रेट कम है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लिटरेसी रेट अगर कम है तो कोई भी अच्छे काइंड की जॉब नहीं मिलेगी। जॉब नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो पोवर्टी बढ़ेगी, और पोवर्टी बढ़ेगी तो लिविंग स्टैंडर्ड खराब होगा। तो हाई लिटरेसी रेट इज एसोसिएटेड विथ इम्प्रूव्ड एजुकेशन, और उसकी वजह से डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब सिंपल ये है कि अगर हमारी कंट्री में कोई भी पैदा होता है तो वो कितने साल जिएगा, कितने साल से एवरेज नंबर of years a person is expected to live based on mortality rate, right? जिस कंट्री में हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी होती है, अगर अच्छा एयर है, गुड क्वालिटी ऑफ फूड है, न्यूट्रिशन मिलता है बच्चों को, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, रहने की फैसिलिटीज अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, ये सिक्योरिटी है कंट्री में, तो आपका मोर्टेलिटी रेट आपकी कंट्री का कम होगा। मोर्टेलिटी रेट कम होगा अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी यानी आप किसी ऐसी कंट्री में पैदा हो रहे हैं जहाँ पे जीने के ज्यादा चांस है, ज्यादा टाइम तक आप जी सकते हैं। इसका मतलब आपका हेल्थ केयर अच्छा है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, राइट? वहाँ पे हेल्थ केयर अच्छा है, सैनिटेशन है, और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है। सिंपल। तो ये और हमारे पास फर्दर इंडिकेटर है डेवलपमेंट के। अब आगे हम लोग देखते हैं लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, याद रखना डेवलपमेंट हर कंट्री के लिए सेम नहीं होती है, राइट? डिपेंडिंग अपॉन देयर इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल कंडीशंस, सबका डेवलपमेंट लेवल जो है अलग होता है। समझ में आ रहा है? इस हिसाब से हमने पूरी दुनिया की कंट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, राइट? एक वो कंट्री जिन्होंने डेवलपमेंट के कुछ स्टेटस अचीव कर लिया है उसे डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेवलप्ड कंट्री। इनफैक्ट ये क्लेम कि इन्होंने डेवलपमेंट के सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं, अब इन्हें प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना है, राइट? सेकेंड इज डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री वो कंट्री है जो डेवलप्ड होने की कगार, जो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे प्रोग्रेस है, अच्छे से अच्छी खासी जगह पहुंच चुके हैं, यानी आप तो बोल सकते हो मीडियम डेवलप कंट्री। समझ आ रहा है? आगे बढ़ रहे हैं वो लोग, रास्ते में हैं, डेवलपमेंट उनका टारगेट है और रास्ते में है ये डेवलपिंग कंट्रीज, राइट? तीसरा जो है हमारे पास वो है अंडर डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्री ऐसी कंट्रीज जिन्हें अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, जिन्होंने डेवलपमेंट में काफी पीछे रह गए हैं। वहां पे लो लिटरेसी रेट है, लो लिविंग स्टैंडर्ड है, पोवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पीक पे सारी चीजें। तो पूरे वर्ल्ड की नेशंस इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहले डेवलप्ड कंट्रीज की बात करेंगे। यहाँ पे एक चीज देखा गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रहने की जगह अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, जापान। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमी तो अच्छा है ही, जीडीपी अच्छा है, हेल्थ केयर भी अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। इनफैक्ट उनके यहाँ पे जो नॉर्मल चैलेंज है, दे मे फेस द प्रॉब्लम्स लाइक इनकम इनइक्वालिटी, ये भी है। और उनके यहाँ पे एक और मेन प्रॉब्लम जो है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है थोड़ी बूढ़ी, यंग पॉपुलेशन कम है, एजिंग पॉपुलेशन है। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है डेवलप्ड कंट्रीज में, क्योंकि जैसा मैंने बताया वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, तो एजिंग पॉपुलेशन भी ज्यादा है वहां पे। समझ आ रहा है? हमारे यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे बोल रहा हूँ, अंडर डेवलप कंट्री में एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है। एजिंग पॉपुलेशन होने ही नहीं देते, पहले ही वो लोग खराब हेल्थ केयर की वजह से मर जाते हैं, खराब हेल्थ केयर की वजह से पहले ही मर जाते हैं। तो यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट? मूविंग ऑन टू द डेवलपिंग कंट्रीज।
डेवलपिंग कंट्रीज यानी डेवलपिंग नेशंस की अगर बात करें तो वो काम करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, काम कर रहा है। अभी पूरी चीजें अचीव नहीं हुई है बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा है बट अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे पॉवर्टी दिख जाएगी आपको, हेल्थ केयर ज्यादा अच्छा नहीं है, ये दिख जाएगा आपको। अनएम्प्लॉयमेंट का इशू यहाँ पे भी है। इसके एग्जाम्पल्स इंडिया है हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, राइट। ये लोग आप बोल सकते हो मीडियम डेवलप कंट्रीज है, डेवलपिंग बोला जाता है इनको, राइट। इन कंट्रीज में बहुत सारी प्रॉब्लम है, कुछ प्रोग्रेस इन्होंने करी हुई है बहुत अच्छी, राइट, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है। जैसे यहाँ पे भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का प्रॉब्लम है। हमारे खुद की कंट्री में इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। 10% सुपर रिच के पास 80% ऑफ नेशंस वेल्थ है, ये समझने की बात है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है ये सारे कंट्रीज में, राइट। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है डेवलपिंग कंट्रीज से। डेवलपिंग कंट्रीज अगर और अच्छा काम करेगी तो दे कैन अचीव व्हाट डेवलप्ड कंट्रीज हैड already achieved, right? Moving on towards the underdeveloped or least developed countries, जिनको हम लोग LDCs भी बुलाते हैं। ये वो कंट्री है जिनका लेवल डेवलपमेंट में बहुत ही कम रह गया है, बहुत ही नीचे रह गया है। ये लोग हर चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं। इनके यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी देखने को मिलती है, पुअर हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर अच्छा नहीं है बिल्कुल, लिटरेसी रेट खराब है, ठीक है, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है। एग्जाम्पल इसके हैं चाड, सूडान और बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस, सब सहारन अफ्रीका के कंट्रीज जो हैं मोस्टली वो। यहाँ का फोकस ये है कि अभी कम से कम बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करें अच्छे से, राइट, प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज एंड इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशंस, राइट। तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के हिसाब से 3 पार्ट्स में हमने सारे कंट्रीज को डिवाइड किया उनके डेवलपमेंट के हिसाब से, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इसको बोलते हैं हम लोग। मूविंग ऑन, वी हैव पब्लिक फैसिलिटीज एंड इम्पोर्टेंस। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक फैसिलिटीज, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है। पहली बात, पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब बता देता हूँ मैं। पब्लिक फैसिलिटीज यानी ऐसी फैसिलिटीज जो सारी पब्लिक के लिए अवेलेबल हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजन। यानी जो गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है, जैसे आपको पता होगा गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं जहाँ पे कोई भी पढ़ाई कर सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट के बनाए हुए रोड्स हैं, ब्रिज हैं, ऐसी बहुत पार्क है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट ने बनाए। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो हम लोग समझेंगे। देखो, सबसे पहला काम ये है कि गवर्नमेंट को एक कंट्री में एसेंशियल चीज प्रोवाइड करना चाहिए। एसेंशियल चीज तो एटलीस्ट प्रोवाइड करना चाहिए। एसेंशियल्स क्या है? अगर बेसिक एसेंशियल मैं बताऊं तो है फूड, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, राइट्स, इट्स इट। ये सारे एक बेसिक एसेंशियल्स हैं हमारे, ये हमें मिलने ही चाहिए। पब्लिक फैसिलिटीज आर एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ताकि सोसाइटी की लाइफ अच्छी हो। समझ आ रहा है आपको? क्या क्या आता है इसमें? इसमें आता है एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, और भी ऐसी फैसिलिटीज हैं बहुत सारी। गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है कि वो फ्री और अफोर्डेबल स्कूलिंग प्रोवाइड करे, ठीक है। एजुकेशन तो एटलीस्ट फ्री ही होना चाहिए, और इंडिया में है भी। आपको बता दूं, प्राइमरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में फ्री है अकॉर्डिंग टू RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट। मूविंग ऑन, ensures access to education for all children including those from low income background। एजुकेशन मिलना सबका हक है irrespective of their इनकम बैकग्राउंड। नेक्स्ट, हेल्थ केयर की बात करेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती है, क्लिनिक प्रोवाइड करती है, और वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज मिलते हैं कम कॉस्ट में या फिर फ्री में भी, फ्री में भी, राइट। वाटर सैनिटेशन, वाटर, एयर, ये सारी तो बहुत ही बेसिक चीज है, नेचुरल चीज है। जब गवर्नमेंट नहीं थी तो भी फ्री एयर, फ्री वाटर था। समझ आ रहा है आपको? तो वाटर सैनिटेशन, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए सबको, प्रॉपर सैनिटेशन, साफ सफाई होनी चाहिए,
पब्लिक हेल्थ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, राइट। ट्रांसपोर्ट, नहीं तो हम लोग इतना ज्यादा टैक्स क्यों दे रहे हैं? टैक्स इसीलिए दे रहे हैं ना कि हमारे रोड साफ रहे, हमारी सोसाइटी साफ रहे, हमारे आसपास की लोकेलिटी साफ रहे, हमारे रोड में गड्ढे ना हो, हमारे ब्रिज में गंदगी ना हो, कचरा सही जगह फेंका जाए। समझ आ रहा है आपको? पानी साफ मिले। अभी आपने इंदौर की एक स्टोरी सुनी होगी, अभी रिसेंटली बात है, इंदौर में क्या हुआ, सीवेज का पानी ड्रिंकिंग वाटर में पहुंच गया, पीने के पानी में सीवेज का पानी चला गया, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई, बच्चे मर गए क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। काफी सारे बच्चे मर गए, बहुत सारे रेसिडेंट्स बीमार हुए, क्योंकि गवर्नमेंट जो पानी बेच दे रही थी, प्रोवाइड करा रही थी, वो गंदा निकला। इट वॉज नॉट सेफ, राइट। उसमें सीवेज गटर का पानी घुस गया। बताइए आपको, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी की भी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए सबके लिए, ट्रेन्स अगर आपको प्रोवाइड हो रही है तो वो भी अच्छी होनी चाहिए, लो रेट में होना चाहिए और सबको जगह मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें, अभी इंडियन ट्रेन को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, इंडियन बसेस में बहुत प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा। और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज आज के टाइम पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है सोशल डेवलपमेंट के हिसाब से। पब्लिक फैसिलिटीज जो कि हमारे पैसों से, पब्लिक के टैक्सेस से आता है। हम ये बोलते गवर्नमेंट ने बहुत मदद कर दी, गवर्नमेंट ने बहुत मदद कर दी, अरे बहुत सारे गवर्नमेंट कितनी अच्छी है हमारे लिए, देखो ब्रिज बना दिया, अपने पैसों से बनाए क्या? अपने पैसों से थोड़ी ना बनाते हैं, टैक्स के पैसे से बनाते हैं। ये टैक्स जो पब्लिक देती है हर एक चीज में, मैं आप जितने लोग देख रहे हैं, हर एक चीज में गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वो टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट हमारा काम करती है, यही काम है गवर्नमेंट का करना। पब्लिक फैसिलिटीज हमारे टैक्सेस से फंड होती है, इसलिए सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी इनकम बैकग्राउंड से आना चाहिए, सारी नेसेसिटी का एक्सेस होना चाहिए सबको, सारी नेसेसरी चीजें तो मिलनी ही चाहिए। ये पब्लिक फैसिलिटीज का इंपॉर्टेंस है। आगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमको डेवलपमेंट करना है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आईटी बढ़ाना है। समझ आ रहा है आपको? हमको रैपिड एग्रीकल्चर करना है, हमको मॉडर्न सिटीज बनाने हैं। समझ आ रहा है आपको? ये सारे हमारे गोल्स हैं, इसमें कोई बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमें हर एक हाई स्टैंडर्ड चीजें अचीव करनी है, लेकिन एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है। एनवायरमेंट इस चीज में छुप नहीं जाना चाहिए, एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हो। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एनवायरमेंट को बचा के, अरे पता चला भाई आपने बहुत सारी बिल्डिंग बना दी, आपने पूरा प्लांट बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, लेकिन अब हवा ही नहीं आ रहा साफ, हमारे पास पेड़ पौधे ही नहीं बचे, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गए हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, टेम्परेचर खराब हो गए हैं। क्या करोगे आप बहुत सारा गाड़ी लेके भाई, जब आप कहीं घूमने नहीं जा सकते, आप सेफ नहीं हो, बाहर निकल रहे हो, मास्क लगाना पड़ेगा। दिस इज द कंडीशन दैट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड आवरसेल्व्स फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट के लिए, बट हमारे पास ही कोई चीज नहीं बचेगी। दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हाउएवर कहता है कि आप डेवलपमेंट करो पर ग्रीन कलर से करो। मतलब आपका जो डेवलपमेंटल गोल्स है उसे अचीव करने के लिए एनवायरमेंट को नुकसान मत करो भाई, एनवायरमेंट का ध्यान रखो, जो सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है आज के टाइम पे हम लोगों का। अगर आप देखो, आज सबसे बड़ा जो हमारे पास चैलेंज है वो है डेवलपमेंट का, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के थ्रू। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है हमको कि हमें आज अपना प्रेजेंट की नीड्स अचीव करनी है, पानी है, लेकिन फ्यूचर में जो लोग आएंगे उनकी उनकी रिसोर्सेस खत्म करके नहीं, राइट। यही बताता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विथआउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन। फ्यूचर जनरेशन की चीजें छीन के नहीं, किसी और की रोटी छीन के नहीं हमें खानी है। दिस
इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा वो एक बैलेंस वे में होगा, स्टैगनेंट वे में होगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, राइट, और सोशल इक्वालिटी भी देखने को मिलेगी, राइट। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हर साल यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल बनाती है, राइट, जिसको एसडीजीज बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको एसडीजीज बोलते हैं। मैंने आपको बताया हर साल इसकी मीटिंग्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है। देखते हैं 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने इंट्रोड्यूस किया था 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, लाइक एसडीजीज जिसको बोलते हैं। इसमें इनका टारगेट है कि 2030 तक हम सस्टेनेबल प्रोग्रेस अचीव कर लेंगे। इसमें क्या क्या है, पूरी दुनिया से पॉवर्टी और हंगर को खत्म करना, राइट, इंश्योरिंग गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सबको गुड हेल्थ और वेलबींग मिलना चाहिए, अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड करना पूरी दुनिया में, राइट, क्वालिटी एजुकेशन पूरी दुनिया को प्रोवाइड करना, राइट, इनइक्वालिटी को खत्म करना, क्लाइमेट चेंज को रोकना, जो आज पोल्यूशन की वजह से और इतने सारे डिफोरेस्टेशन, आजकल तो भाई पहाड़ भी काटने लग गए हैं, ये सारे रीजन की वजह से हो रहा है। प्रमोटिंग पीस एंड जस्टिस, पूरी दुनिया में पीस एंड जस्टिस, ये कुछ डेवलपमेंटल गोल्स हैं, कुछ हैं, ये कुछ एसडीजीज है, ऐसे बहुत सारे हैं। ये अचीव करना हमें 2030 तक, ध्यान में रखना। डेवलपमेंट जो है मस्ट बी इंक्लूसिव एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। हमें जो डेवलपमेंट करना है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, एनवायरमेंट को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा कोई फायदा नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो एनवायरमेंट डैमेज के कॉस्ट में नहीं आना चाहिए, हमें एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना है जब हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल पीपल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट फ्रॉम द प्रोग्रेस। जो प्रोग्रेस हो रहा है उसमें सब लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ये नहीं किसी के पास ज्यादा फायदा है किसी के पास कम फायदा है, राइट। तो दिस वाज द चैप्टर दैट वी कंप्लीटेड टुडे। फर्स्ट चैप्टर क्विक रिवीजन, जैसा मैंने बताया हमने व्हाट इज डेवलपमेंट करा, इसमें टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट करा, अगर आपको याद हो तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट किया, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, पब्लिक फैसिलिटीज एंड देयर इंपॉर्टेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। एक एक चीजें आपको शॉर्ट पे समझाई गई, एग्जाम्पल से समझाया गया, एंड अ वेरी यूजफुल चैप्टर दैट कम्स एवरी ईयर, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी चीज है, आज के टाइम का नीड ऑफ द आवर है जिसे बोलते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द चैप्टर, थैंक यू सो मच, माय नेम इज हर्ष शर्मा एंड दिस इज अभिज्ञान गुरुकुल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, यू कैन कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कोई आइडिया अच्छा ना लगा हो, कोई एग्जांपल समझ ना आया हो, या आपको कोई भी जनरल क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस चैप्टर, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच, माय नेम इज हर्ष शर्मा। ऑलराइट।